आज हम नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर नारीवाद का मतलब होता है कि जो नारी है और पुरुष है उसके बीच में समानता स्थापित की जाए, और जो नारीवाद विचार रखते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है। तो जो नारीवाद होते हैं, मतलब नारीवाद का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के बीच में समानता को स्थापित करना और उसे समर्थन देना, नारीवाद कहलाता है। विभिन्न विचारक, बहुत सारे जो हैं विचारक हैं, वो अपनी अपनी विचार देते हैं नारीवाद के बारे में। जैसे कि अगर मान के चलो कोई टॉपिक है, ठीक है, तो अगर क्लास में मैडम बोलेगी तो हर बच्चों की अपनी अपनी सोच होगी ना। वैसे ही एक नारीवाद टॉपिक पे हर विचारक जो हैं उनकी अपनी अपनी सोच है, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नारीवाद को परिभाषित किया है। ठीक है, उसका अर्थ निकाला है। नारी और पुरुष के बीच समानता को परिभाषित करने वाली विचारधारा को नारीवाद कहा जाता है। यानी कि जितने भी विचारक हैं उन्होंने नारी और पुरुष के बीच में समानता को परिभाषित किया है, उसका अर्थ दिया है, और ऐसी सोच रखने वाले जो विचारक हैं वही नारीवाद कहलाते हैं। एक महिला ही पुरुष को जन्म देती है तो महिला कैसे दूसरे स्थान पर रह सकती है। मेरा मतलब, इसका कहने का मतलब ये था मेरा कि देखो, हमारे समाज में क्या है कि पुरुष जो है वो नंबर 1 पे रहते हैं और जो महिला है उसका स्थान दूसरा है। तो बहुत सारे जो विचारक हैं ना, वो नारीवाद को सपोर्ट करने वाले जो है विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि कैसे महिला दूसरे नंबर पे आ सकती है। महिला तो एक पुरुष को जन्म देती है, उसका पालन पोषण, उसकी सोच, सब कुछ एक महिला के द्वारा होती है। तो समाज में महिला को दूसरा स्थान कैसे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे समाज जो हैं वो महिलाओं को दूसरा स्थान देते हैं और पुरुष को पहला स्थान देते हैं। हर क्षेत्र में पुरुष व महिलाओं को समान अधिकार मिले। तो नारीवाद के जो विचारक हैं उनका मानना है कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को अधिकार समान मिले। ये नहीं कि एक पुरुष को अधिक अधिकार मिल रहे हैं और महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे, किसी भी तरीके का बोलने का अधिकार नहीं है उन्हें, राजनीतिक अधिकार नहीं है, मतलब बहुत सारे अधिकार। ठीक है। नारीवाद विचारकों का यह विचार रहा है कि महिला हर क्षेत्र में पुरुष के समान अधिकार प्राप्त करे। ऐसा नहीं है कि तो जैसे कि महिला जॉब करती है, सैनिक में भर्ती होना चाहती है, पुलिस में भर्ती होना चाहती है, तो इनके ना पहले से विचारधारा क्या रही है कि जो महिला है वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, इसलिए जितने भी शारीरिक बल वाले काम हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष काम करेंगे, महिला काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो नारीवाद विचारक है उनका मानना है कि हर क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार मिले, चाहे वो राजनीतिक हो, सैनिक में हो या जॉब करती हो, हर जगह, टीचर, डॉक्टर, फौज, राजनीतिक हो गया, मतलब हर चीज़ में। ठीक है। हमारा समाज जो है वो पुरुष सत्ता समाज रहा है, मतलब हमारा नहीं, बहुत सारा समाज जो है वो पुरुष सत्ता समाज रहा है, जहाँ पर महिलाओं को अपने स्थान या अधिकार से वंचित रखा जाता है। मतलब देखो, आप लोग तो पढ़ते ही होंगे, आप लोगों को पता ही होगा, या हमारे आसपास भी हमने देखा है कि सिर्फ़ और सिर्फ घर घर में पिता की चलती है या बेटे की चलती है, मतलब किसी आदमी की चलती है। औरत को हर बार अपने अधिकार से या अपने स्थान से चुप रहना पड़ता है, वो बोलते नहीं हैं। ठीक है। तो वही चीज़ कही जा रही है कि बहुत सारा समाज ऐसा है जो पुरुष सत्ता समाज रहा है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पुरुषों की चलती है, महिलाओं की नहीं। वो उनको हमेशा अपने से नीचा रखा जाता है। महिलाओं को स्वयं अपना स्थान निश्चित करना है। नारियों को जैसे संसद, न्यायपालिका, पंचायत, इन सभी चीज़ों में भागीदारी लें। इन सब चीज़ों के लिए हमारा समाज उन्हें प्रेरित करे। ठीक है। तो महिला जो है, जो आज तक हर चीज़ में पिछड़ी रही है, तो हमारे समाज का काम होता है कि महिलाओं को उनका स्थान दें। ठीक है। सांसद में हो, न्यायपालिका में हो, पंचायत राज में हो, तो महिलाएं भी समाज सेवा कर सके, इसके लिए हमारे समाज को उनको प्रेरित करना होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में 73वां संशोधन, जिसमें महिलाओं को पंचायत में अधिकार मिला था। ठीक है ना, 73वां संशोधन के तहत
फिर नारीवाद का उदय कब हुआ? तो नारीवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ और ब्रिटेन के प्रमुख विचारक जे.एस. मिल, ठीक है। तो नारीवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हो चुका था। जो जे.एस. मिल थे, उन्होंने सबसे पहले नारीवाद के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था और उन्होंने पहला मुद्दा उठाया था। उन्होंने बोला था, किसी पर कोई भी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता, चाहे स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, दोनों ही जो है उस पर कोई भी अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकता, कोई किसी को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकता, क्योंकि समाज में सभी को समान अधिकार है, समान हक है, तो कोई किसी पर अपना कब्जा नहीं कर सकता। ये जे.एस. मिल ने कहा था और ये जो हैं ये ब्रिटेन के विचारक थे। जैसे कि जे.एस. मिल ने बोला था कि दास प्रथा को समाज ने अस्वीकार कर दिया, समाज में इसे कूट प्रथा कहा गया, मगर महिला के प्रति आज भी असमानता है, इस प्रथा को समाज में अस्वीकार करना होगा। मतलब जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है उसको अस्वीकार समाज को करना होगा, जैसे कि दास प्रथा को ख़त्म किया गया, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है, तो महिलाओं के पास अपने पति के साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं होता था, इसलिए वो उन्हें डर था कि यदि उन्होंने शिकायत की तो उनके साथ और भी बुरा होगा। ये जे.एस. मिल ने बोला था कि उस समय पे ऐसा होता था कि महिलाओं की अगर शादी हो जाती थी तो क्या होता था कि भाई उनको उनके पति के साथ ही रहना है, तो अब वो मारेगा पीटेगा तो भी वो उन्हीं के साथ रहती थी, क्योंकि फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि जन्म से ही लड़की को ये सिखा दिया जाता है कि मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई शासन करेगा, ठीक है। यही जे.एस. मिल ने बोला है कि हमारे समाज को अब ये अस्वीकार करना होगा और हमारे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। इसी पर जे.एस. मिल ने अपनी बात रखी। 19वीं शताब्दी में विवाह कानून के तहत शादी के बाद महिला अपने नाम से संपत्ति की मालिक नहीं रह जाती है। मतलब 19वीं मतलब पहले क्या होता था, महिलाओं को उनके माता पिता के पैसों पे भी कोई अधिकार नहीं होता था, और जो दहेज मिलता था, पैसा मिलता था, उस पर शादी के बाद उनका कोई अधिकार नहीं होता था, पति का अधिकार हो जाता था। तो उसी पर उन्होंने बोला है कि जो शादी हो जाती है उसके बाद पति का अधिकार हो जाता है, तो वो उनकी भी मालिक नहीं रह जाती हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी थी और महिलाओं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। फिर आप चाहो तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आपके पास टाइम बहुत कम होगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इस तरीके से मतलब जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से लिख सकते हो। जे.एस. मिल ने महिलाओं पर जो अपने विचार दिए थे, पहला उन्होंने बोला था महिलाओं को मताधिकार मिले, वोट का अधिकार मिले, क्योंकि राजनीतिक अधिकार नहीं थे, वोट देने का अधिकार नहीं था, अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं था, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं था। दूसरा, नारी मुक्ति आंदोलन होना चाहिए। अब आपके में क्या है कि जे.एन. टिकनर के बारे में पूछा जाएगा कि उनके विचार बताओ, तो फिर आगे लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारीवाद को लेकर जे.एन. ने बहुत सपोर्ट किया, उनके नारीवाद को लेकर आगे बढ़े और खुलकर मतलब वकालत करी नारीवाद के लिए कि समाज में नारी को समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। जे.एन. टिकनर ने क्या क्या बातें करी हैं, तो ये पॉइंट में मैंने लिख दिया है। सबसे पहले इन्होंने जेंडर भेदभाव को ख़त्म करने की बात करी। दूसरा, इन्होंने बोला कि हर क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार मिले जितना पुरुष को मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महिलाओं का विकास हो, पुरुष सत्ता समाज को समाज में जो है वो ख़त्म करना चाहिए, असमानता को ख़त्म करनी चाहिए, लैंगिक जो भेदभाव होता आ रहा है, लड़के को ज़्यादा महत्व और लड़कियों को कम महत्व, उसे ख़त्म करना चाहिए, और सुरक्षा व्यापक स्तर पर होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटती हैं, घरेलू हिंसा होती है, भ्रूण हत्या होती है, उसे ख़त्म करना चाहिए। पुरुष सत्ता समाज, जहाँ जो है पुरुषों का अधिकार होता है, जहाँ पिता के बाद बेटे उसके बेटे का शासन होता है, महिलाओं को यहाँ पे जन्मदाता माना जाता है, महिलाओं को वंश बढ़ाने के लिए रखा जाता है, घर को संभालने के लिए रखा जाता है, बच्चों की देखरेख के लिए समझा जाता था पुरुष सत्ता समाज में। जितने भी देश पुरुष सत्ता समाज है वहाँ पे महिलाओं को ना मतलब किसी भी ताकतवर पोस्ट पे नहीं रखा जाता था, जैसे कि मान के चलो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, राष्ट्रपति के पद नहीं लड़ेंगे, रक्षा मंत्री नहीं होगी, विदेश मंत्री नहीं, क्योंकि इन्हें राजनीतिक में पार्टिसिपेट मतलब अधिकार ही नहीं था।
और इनको समझा जाता था घर संभालेंगी और देश संभालने योग्य नहीं है, क्योंकि देश संभालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा चालाक या बुद्धिमान होना पड़ता है, और महिलाएं इतनी बुद्धिमान नहीं होती हैं या इतना सही डिसीजन नहीं ले सकती देश कैसे चलाए, वो सिर्फ घर चला सकती हैं। इसलिए बहुत सारे जो भी पुरुषसत्ता समाज है वहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं है। जैसे कि आप सऊदी अरब की बात कर लो, महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, उन्हें सिर्फ मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं ना जो सिलाई पार्लर या फिर टीचर बनो, बस इसी लायक समझा जाता है और किसी लायक उन्हें नहीं समझा जाता। उन्हें अधिकार से दूर रखा जाता है, उनके साथ असमानता होता है, जैसे उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती। जैसे कि अभी हम तालिबान की बात करें तो तालिबान में क्या है, महिलाओं को पर्दा में रहना है, आदमी के साथ निकलना है ना, अपनी बातें नहीं रख सकती हैं। और अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके साथ उनका एक मेल होना चाहिए। जब तक उनके साथ कोई मेल पर्सन नहीं होगा तब तक उनका इलाज नहीं होगा। उनको अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार नहीं है, ठीक है। राजनीतिक में कोई अधिकार नहीं, राजनीतिक में मैंने बता दिया, वोट देने का अधिकार नहीं है, देश चलाने का अधिकार मतलब नहीं रखा जाता। असमानता, राजनीतिक असमानता बता ही दिया मैंने आपको। फ़ौज, सेना, वायुसेना, इन सब में औरतों को पहले अधिकार नहीं दिए जाते थे, इनके साथ असमानता होती थी। माना जाता था ये शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है, इसको नहीं चला पाएंगे। सामाजिक व संस्कृति दृष्टिकोण, महिलाओं को जन्म से कमज़ोर नहीं होती है वैसे तो, ठीक है ना। महिला जन्म से कमज़ोर नहीं होती है, उन्हें जन्म से कमज़ोर बनाया जाता है, उनके मम्मी पापा के द्वारा कमज़ोर बनाया जाता है। उन्हें बताया जाता है, सिखाया जाता है कोई ना कोई तुम पर शासन करेगा। जैसे घर पे पिता कर रहा है, भाई करेगा, फिर उसके बाद तुम्हारे पर तुम्हारा पति शासन करेगा। ये सारी चीज़ें उन्हें जन्म से सिखाई जाती है। स्त्री चाहे गरीब हो या अमीर हो, शिक्षित हो या अनपढ़ हो, सभी को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का हक है। और अगर उनके साथ अधिकारों का हनन हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि ना अभी बहुत सारी मूवीज़ होती हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो आप आवाज़ उठाओ। अभी रिसेंटली मूवी आई है आलिया भट्ट की, ठीक है ना, डार्लिंग करके कोई मूवी है, आप देख सकते हो उसे। उसमें भी यही सिखाया गया है कि किस तरीके से मतलब हिंसा होती है, उसका पति उसे मारता है, किस हद तक घरेलू हिंसा को उसमें दिखाया गया है। तो घरेलू हिंसा, दहेज के लिए मारना, पत्नी को पति के समान अधिकार मिलना चाहिए। समाज में परिवर्तन होना चाहिए। जब हमारा समाज परिवर्तन करेगा तभी तो हमारा देश विकास करेगा, तभी तो औरतों को अपने हक के लिए वो जी सकती हैं, ज़िंदगी स्वतंत्र होकर जी सकती हैं। मगर कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं या बहुत सारा घर ऐसा है जहाँ पे महिलाओं को अपने स्वतंत्रता नहीं होती, अपने अधिकार से चलने की आज़ादी नहीं होती है। महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनको मतलब पति के साथ रहना है, या ठीक है यही बात समझाई जाती है। अगर मारता भी है तो फिर पीटो, यही चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है। और जिसकी वजह से घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है। काम वाम नहीं करते हैं और तारीफ भी कराते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं। यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्या है, भ्रूण हत्या। यानी कि देखो, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, यानी भ्रूण हत्या इसलिए होती है क्योंकि लड़की को जन्म नहीं देना, ठीक है ना, लड़के को जन्म देना। तो लैंगिक भेदभाव में आप ये लिख सकते हो कि हम हर समाज में क्या होता है कि एक लड़के को जन्म देने के लिए बोला जाता है, लड़की को जन्म देते हैं तो फिर उन्हें पेट में ही मार दिया जाता है। फिर 20वीं शताब्दी में महिलाएं को क्या क्या मतलब आगे क्या क्या विकास हुआ। तो सबसे पहले महिलाएं जागरूक हुई, उन्होंने अपने अधिकार की मांग करी है, ठीक। सेकेंडली, रूढ़िवाद समाज का उन्होंने खुलकर विरोध किया, कुप्रथाओं का विरोध किया, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहुपत्नी, भ्रूण हत्या। राजनीतिक अधिकार की मांग करी, जैसे कि अब हमारे इंडिया में देखो रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष हो, ठीक है। तो हर जगह कहीं ना कहीं अब महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं और फिर मंत्री पद पर भी हैं, जैसे कि दिल्ली की शीला दीक्षित। पुरुष सत्ता समाज का उन्होंने विरोध किया, ठीक है। और पर्यावरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, और ये सारी महिलाओं ने 20वीं शताब्दी में आते आते उनका विकास हो चुका है। आपको यही सारी बातें लिखनी है, ठीक है। चाहे किसी भी नारीवाद से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है, आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिए हैं। बस यही सारे पॉइंट्स आपके आएंगे।